नमस्कार साथियों, जीनियस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप जिस तरीके से क्वेश्चन का जो परिणाम हमको भेज रहे हैं ये बहुत ही सुखदायक है और उम्मीद है आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से आप अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और आपके जवाब सही आ रहे हैं तो मेहनत वास्तविकता में देखी जाए तो बहुत अच्छी है। और अगर आप इसी प्रकार से मेहनत आगे करते रहेंगे तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे, माँ बाप का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और आपकी मेहनत लगातार जो आप कर रहे हैं वो सफल हो जाए। इसी उम्मीद के साथ जीनियस क्लासेस आपको ये सीरीज चला रहा है ताकि आप अपना जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकें। इसलिए आपको मेरे साथ ये जो सुपर सेट सीरीज है, ये सीरीज नंबर 7 है, ठीक है। इस सीरीज में आपको केवल जीके के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं इन्हीं क्वेश्चनों को आपको देखना है, क्योंकि वर्तमान में जो एग्जाम का कट ऑफ फॉर्मेट बन रहा है वो अब केवल और केवल जीके फाइट करने के ऊपर है। मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छे तरह से आप बना ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जीके भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उसी तरीके जो आप पढ़ रहे हैं उसी पढ़ाई का आपको स्वयं मूल्यांकन करना है। तो आप हमारे साथ अपना जो नोटबुक है वो लेके बैठें तो जो क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, वो आपको अच्छी तरह से ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे और क्वेश्चन है 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीदरलैंड, डोमिनिकन गणराज्य और इक्वाडोर के साथ पृथक रूप से किए क्षेत्र के समझौतों को मंजूरी प्रदान की है। यानी जो किस क्षेत्र में समझौता हुआ है उस समझौते को मंजूरी मिल गई है। तो वो कौन सा क्षेत्र था? क्या वो चिकित्सा उत्पाद से संबंधित समझौते हुए हैं या रक्षा से या कृषि से या बैंकिंग से? तो उम्मीद है आपने अपना नोटबुक पर सेट 7 क्वेश्चन नंबर 1 और इसके बाद आपका आंसर, ठीक है। आंसर के बाद यहाँ आप राइट आंसर लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आए आपको बताना जरूर है। चलिए, तो आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है कि किस क्षेत्र के समझौतों को मंजूरी मिली है, जो कि नीदरलैंड, डोमिनिकन गणराज्य और इक्वाडोर के साथ पृथक रूप से किया गया है। तो इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा और इसका आंसर है चिकित्सा उत्पाद, ठीक है। चलिए, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 तक निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? ये जरूर ध्यान रखना है कि अभी तक जो अक्टूबर 2024 तक की बात चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह अक्टूबर 2024 तक किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो क्या वो कोंकणी है, मराठी है, कन्नड़ है या पाली है? तो आपने अपने हिसाब से आंसर लगा लिया होगा, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको पढ़ा भी चुके हैं और एक वीडियोज भी है शॉर्ट ट्रिक वाला, जिसमें राजन ट्रिक के द्वारा आपको शास्त्रीय भाषाएं भी बताई गई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा अक्टूबर 2024 तक नहीं दिया गया है, तो सही आंसर है इसका, ठीक है, वो आपने लगा लिया होगा और सही आंसर है कोंकणी, ठीक है।
ये मराठी, कन्नड़, पाली को मिल चुका है। अभी 5 नई भाषाओं को मिला था, ठीक है, और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने 2015 से 30 तक क्षय रोग की घटनाओं में कितना % गिरावट दर्ज की है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, और जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, या आपका पुलिस हो, एसआई हो, जो भी हो, सब जीके सब में आती है, सबको आपको पता है, और लेवल भी अच्छा रहता है। और इसी लेवल को देखते हुए एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो सेम क्वेश्चन उस प्रकार से बनाने की कोशिश की जा रही है और आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन और जो रिपोर्टें जारी होती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो भारत ने 2015 से 30 तक क्षय रोग यानी टीबी की घटनाओं में कितना % गिरावट दर्ज की है? क्या वो 17.7% या 25.2%, 82.9% या 55.4%? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, और आज इस क्वेश्चन का सही जवाब है 17.7%। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत ने 2025 में जो क्षय रोग यानी टीबी क्षय रोग उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा है, तो इस प्रकार से आपको ये लक्ष्य भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस भारतीय मुक्केबाज ने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है? तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो क्या विजेंद्र सिंह है, विजेश्वर सिंह है, या मनदीप जांगड़ा है, या विजेंद्र सिंह है, या अंतिम पंघाल है? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा भारतीय मुक्केबाज है जिसने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपने लगा लिया होगा, और सही आंसर है मनदीप जांगड़ा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। जैव अवक्रमणीय, जैव अवक्रमणीय का क्या अर्थ है? तो आपको अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल क्वेश्चन बहुत ज्यादा शामिल किए जा रहे हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चनों पर भी ध्यान रखना होगा। जैव अवक्रमणीय का अर्थ क्या? जो पर्यावरण में टूटकर हानि रहित हो जाए, या जो हमेशा पर्यावरण में बना रहे, या जो जल में ना घुल सके, या जो हवा को दूषित करे। तो जैव अवक्रमणीयता क्या यानी जैव अवक्रमणीय जो है उसका सही अर्थ क्या है? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, और सही आंसर इसका ये जो है वो है ए, जो पर्यावरण में टूटकर हानि रहित हो जाए। और ऐसा काम नेचुरल तरीके से हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, जीवाणु वगैरह, वो अपघटक के रूप में करते रहते हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। चायचित तियांगोंग क्या है? अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो नेशनल हो इंटरनेशनल जो भी चायचित चीजें होती हैं उन पर ज्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनर का फोकस रहता है उन क्वेश्चनों पर। तो आपको बताना है कि चायचित तियांगोंग क्या है। क्या ये चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है, या एक नया खोजा गया ग्रह है, या एक प्रकार का रोबोट है, या एक सुपर कंप्यूटर है? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, और इसका सही आंसर आपको हम बता रहे हैं कि चायचित तियांगोंग एक चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है, हालांकि आपको चर्चा में रहा, और चीन ने इसको एक मॉडल के रूप में बनाया है। मॉडल अलग अलग टाइप में, यानी 3 तरीके से 3 मॉडल के रूप में बना के तैयार किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एकाधिकार की विशेषता नहीं है? ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो आपको एकाधिकार का क्वेश्चन हमेशा हम आपको एक सेट में मिलता है, और आपने अच्छी तरह से एकाधिकार को समझ लिया होगा। तो आप ध्यान रखेंगे एकाधिकार की आपको विशेषता जो नहीं है इनमें से वो बताना है। तो क्या एकाधिकार में एक क्रेता और कई विक्रेता होते हैं, या कोई नजदीकी विकल्प उपलब्ध ना होना, एक विक्रेता और कई क्रेता होते हैं, या विक्रेता का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है? तो इसमें से एकाधिकार की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? आपने सही लगा लिया होगा, और उम्मीद है आपने आंसर ए लगाया होगा। और अगर ये आपने आंसर लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं।
ठीक है, क्योंकि इसमें कई क्रेता यानी एक क्रेता और कई विक्रेता नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक विक्रेता होता है और कई क्रेता होते हैं, तभी तो एकाधिकार माना जाएगा किसी चीज पर। चलिए खैर, डिस्कस अपन लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। मराठी भाषा किस भाषा परिवार में शामिल है? क्या वो चीन भारत से, या इंडो आर्यन में, या ऑस्ट्रिक में, या ऑस्ट्रो में? तो आपको बताना है मराठी भाषा इनमें से किस भाषा परिवार में शामिल है। तो आपको पता है और आपने उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो वो सही आंसर है इंडो आर्यन, और भारत में सबसे ज्यादा इन्हीं प्रकार इन भाषाओं का प्रयोग होता है। हालांकि आपको हम बता देते हैं कि इंडो आर्यन में मराठी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, संस्कृत और भी भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, बाकी हम आप क्लास में पढ़ सकते हैं, क्लास में हर चीज क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कौन सा देश एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? यानी वर्ष 2026 में कौन से खेल होना है? एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? क्या वो जापान करेगा, या भारत करेगा, या नेपाल करेगा, या चीन करेगा? ठीक है, तो आपको इसका जवाब आपने लगा लिया होगा और इसका सही आंसर क्या है? एशियाई खेलों की वर्ष 2026 में मेजबानी कौन करेगा? तो जापान करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की मानक भूमध्य रेखा कौन सी है? यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रेखा भारत की मानक भूमध्य रेखा या मानक समय रेखा कौन सी है। तो इस प्रकार से आप शब्दों का परिवर्तन में परेशान मत होना, कंफ्यूज भी मत होना, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो भारत की मानक भूमध्य रेखा कौन सी है? क्या वो 84 डिग्री 40 मिनट ईस्ट है, या 81 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, या 83 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है? तो आप जानते हैं कि भारत की जो मानक भूमध्य रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और इसका सही आंसर डी है और आपने डी ही चुना होगा। ठीक है, और नहीं भी अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आंसर हम आपको बता देते हैं, तो वो पॉइंट नोट कर लिया करो। चलिए, वैसे भी आप ये जो मानक समय रेखा है इसके बारे में अगर आप देखें तो जरा सा भी आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको पता है इस प्रकार से हमारे भारत का मैप है, और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है ये इस प्रकार से गुजरती है। और ये रेखा जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जैसे 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये कौन सी रेखा है? देशांतर। ठीक, अब ये भारत के कितने राज्यों को छूती है? आप सबको पता है कि 5 राज्यों को छूती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। हालांकि एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को या मलिक काफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी? यानी वो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसे दक्षिण भारत को जीतने के लिए अपने मालिक काफूर को के नियंत्रण में अपनी एक सेना भेजी थी दक्षिण विजय के लिए? तो आपको पता है कि वो शासक थे कौन? क्या वो इल्तुतमिश थे, क्या वो अलाउद्दीन खिलजी थे, या कुतुब अल दीन ऐबक थे यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, या गयासुद्दीन बलबन? तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक था? तो आपने आंसर लगा लिया होगा और सही आंसर इसका क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना, आपको पता है मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है या आती है? तो आपको ये मंत्रालय भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मंत्रालय कौन सी योजना चलाता है। तो मध्याह्न भोजन योजना जो है क्या वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत शामिल है, या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत शामिल है, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत शामिल है,
या शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शामिल है या उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आपने आंसर का लगा लिया होगा और सही आंसर क्या है, डी आंसर। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि मध्याह्न भोजन कहाँ चलता है, स्कूलों में। ठीक है, और स्कूल के सारा बहुत सारी चीजें ऐसा भी है कि आप कंफ्यूज मत होना, बहुत नजदीकी रहते हैं। तो मध्याह्न भोजन योजना जो है वो कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यक्षेत्र में आता है, तो शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है, यानी आपको बताना है कि ध्रुव तारा का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है, क्या वो उत्तर तारा है या दक्षिण तारा है या पश्चिम तारा है या पूर्व तारा है। देखो सभी आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो ध्रुव तारा कहाँ देखने को मिलता है हमको, उत्तर में। तो सीधा आंसर क्या आना चाहिए, आपने आंसर लगा लिया होगा। ठीक है, तो अगर आपने उत्तर तारा के नाम से हम ध्रुव तारा को जानते हैं, ठीक है, और आपने ये आंसर चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, लाइफाई तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, उम्मीद है पता होगा क्योंकि मैंने पहले भी क्लास में पढ़ा दिया है। तो लाइफाई तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है, क्या वो रेडियो तरंग है या प्रकाश तरंग है या ध्वनि तरंग है या परावैज्ञानिक किरण है। तो आपको बताना है कि लाइफाई टेक्नोलॉजी जो है वो किस सिद्धांत पर काम करती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने आंसर लगा लिया है बी तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 5G टेस्ट बेड किस संस्थान में स्थापित किया गया है। देखिए ये भी आपको अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन एकदम एग्जाम को देखते ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको इन पर अपना रिव्यू और रिस्पॉन्स देना जरूरी है। अगर आपने इन क्वेश्चनों को नहीं सब तैयार किया है तो आप अच्छी तरह से ऐसे क्वेश्चनों पर नजर जरूर बना के रखें। तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 5G टेस्ट बेड किस संस्थान में स्थापित किया गया है, तो क्या वो IIT मद्रास है या IIT दिल्ली है या IISc बैंगलोर है या IIT बॉम्बे है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 5G टेस्ट बेड था उसको कहाँ संस्थापित किया गया है, किस संस्थान में, IIT मद्रास में। ठीक है, तो आपने अगर ये आंसर ही लगाया है तो आप सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में, ध्यान रखना, ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है या सूत्रकणिका में होता है या हरितलवक में होता है या राइबोसोम में होता है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन बन गया होगा आप पर और आपने आंसर भी लगा लिया होगा कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल विरंजन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है, क्या वो समुद्री प्रदूषण या समुद्र के तापमान में वृद्धि, अत्यधिक मछली पकड़ना या समुद्री अम्लीकरण। ठीक है, तो प्रवाल जो विरंजन होता है उसका मुख्य कारण क्या है, तो वो आप अच्छी तरह से आपने लगा लिया होगा और मुझे उम्मीद है आपने इसका सही जवाब लगाया होगा। ठीक है, तो प्रवाल विरंजन का मुख्य कारण क्या होता है, जो समुद्र के तापमान में वृद्धि कर देगी। ठीक है, अगर आपने आंसर बी सुना है तो आप बिल्कुल सही है, और नहीं भी अगर आपका गलत भी हो जाता है तो परेशान नहीं होना है, आपको डायरेक्ट पॉइंट बना लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा है। तो क्या तेल अवीव में स्थित तेल अवीव सेंट्रल बस स्टैंड या हेलसिंकी में स्थित कंपी सेंटर या चेन्नई में स्थित चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनल, न्यूयॉर्क सिटी में स्थित पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल। तो आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है। तो एशिया में तो आप समझ गए हैं कि आपको पता चल गया होगा, उम्मीद है आपने आंसर चेन्नई वाला ही लगाया होगा।
ठीक है, क्योंकि आप पहले भी बस टर्मिनल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चेन्नई में जो स्थित चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनल है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। चलिए, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी आप नजर बना के रखें, ठीक है। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? क्या वो 25 फरवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1950 को, या 25 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1950 को? तो इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा, और आंसर क्या है? 25 जनवरी 1950, ठीक है। चलिए, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इस प्रकार क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर लिया करो अगर गलती होती है तो। ओडिशा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद हैं? यानी पहली बात आपको पता है कोरापुट कहाँ, तो उड़ीसा, कोरापुट जिले के पंचपटमाली, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन यही पूछ ले कि पंचपटमाली कहाँ है, तो आप उड़ीसा में, ठीक है। और यहाँ पर किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद हैं वो आपको बताना है, ठीक है। क्या वो मैग्नीज के हैं, या लोहेस के हैं, या तांबा के हैं, या बॉक्साइट के हैं, ठीक है। तो उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किसके हैं? बॉक्साइट के खनिज, बॉक्साइट जो खनिज है इसके विशाल भंडार मौजूद हैं। तो उम्मीद है आप सही चल रहे होंगे हमारे साथ। चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत कई बार आपने पढ़ा हुआ है, जल्दी से आंसर देंगे। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? उन्होंने ऐसा क्या किया था? तो क्या चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा था, या काकोरी ट्रेन डकैती की थी, या मेरठ षड्यंत्र किया था, या लाहौर षड्यंत्र में ये पकड़े गए थे? यानी किस चीज के लिए ये दोषी थे, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी आप जानते हैं, तो किसके लिए थे ये? तो चर्चा में काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक है। अगर आपने आंसर यही लगाया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ लोग गलती भी कर लेते हैं, तो गलती मत किया करो। चलिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है? क्या वो पुणे में, नई दिल्ली में, मुंबई, या कोलकाता? तो जल्दी से इसका जवाब दें, क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय जल्दी बताएं, बस आपको आ गया होगा, नई दिल्ली में ही है, ठीक है। चलिए, परेशानी होने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पर लोग पढ़ेंगे। चलिए, अब मुझे बताएं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय ये बताएं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय क्या ब्राजील में है, या भारत में है, या सऊदी अरब में है, या मिस्र में है, ठीक है। तो आपको पता ही है अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो भारत में है, ठीक है। चलिए, हाँ, CSCT ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौनसवें अध्यक्ष का पद संभाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, CSCT ने स्टेट बैंक के कौनसवें अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो आपने क्या लगाया? 25, 26 में, 27 में, 28 में? तो CSCT SBI के कौनसवें अध्यक्ष बन गए हैं? तो आपको पता चल गया है, तो 27वें, ठीक है। चलिए, एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? देखिए, ये क्वेश्चन फिर से आपको थोड़ा सा परिवर्तित कर करके आपको बताया जा रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। यह अभिक्रिया की दर को कम करता है, यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, यह अभिक्रिया की साम्य अवस्था को बदल देता है, यह अभिक्रिया में भाग लेता है और पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि उत्प्रेरक का काम क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया की दर को क्या कर देना है? तो बढ़ाता है ये, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। चलिए, तो अगर आपने आंसर यही लगाया है, यह क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय बजट 2023-24 में दी गई निम्नलिखित में से कौन सी योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने से संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन याद रखना किस बजट में पूछा जा रहा है? 23-24 में, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है, क्यों इस क्वेश्चन से उस योजना का नाम पता चल जाएगा जिसके द्वारा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने से संबंधित वो योजना है। क्या वो पीएम श्री या पीएम प्रणाम या पीएम डिवाइन या सीड योजना है? जल्दी से आंसर बता दें, आपका हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। आपका सही आंसर क्या है? पीएम प्रणाम, ठीक है। चलिए, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये भी देखो, किसी में उद्देश्य पूछ लिया जाता है, किसी में सन पूछ लिया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपसे कई कई तरीके से पढ़ना मतलब पूछ लिया जाता है, पढ़ते हम लोग वैसे ही हैं जो पढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस बार शुरू की गई थी? तो आपको सीधा सीधा आपके पास जवाब होना चाहिए, क्या वो 2010 में, 22 में, 20 में, 15 में? तो कब की गई थी? 2020 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन लोग। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार, यानी दुनिया में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस के भंडार किस देश में है? बड़ा आसान क्वेश्चन है कि नहीं? चलिए, क्या वो रूस में है, ईरान में, यूएई में या इराक में? क्या बताना है? प्राकृतिक गैस के भंडार, ठीक है। तो वो कहाँ पर है? तो वो है रूस, ठीक है। चलिए, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो ये भी बहुत मतलब क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन ये कितना बढ़िया है ये आपकी नॉलेज वजह से बहुत आसानी से आपको आ गया होगा, चार मीनार कहाँ स्थित है कि नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चार मीनार, कुतुब मीनार, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी में गलत मत करना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं जो आपने बार बार पढ़े होते हैं, ठीक है। चार मीनार कहाँ है? सबको पता है, चार मीनार हैदराबाद में, ठीक है। चलिए, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? ये चीज ध्यान रखना है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, ये ध्यान रखो। तो क्या वो 1975 में, 1968 में, 1972 में या 1965 में? तो सही आंसर क्या होगा इसका? आपने लगा लिया होगा, ठीक है, कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब किया गया था पेश? 1968 में, ठीक है। चलिए, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है या जाना जाता है? तो वो भारत का कौन सा शहर है भाई? तो डेट्रॉइट ऑफ एशिया, बहुत आसानी से आपने लगा लिया होगा, ठीक है। या ऑटोमोबाइल कैपिटल किसको बोलते हैं? तो क्या वो कोयम्बटूर है या चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर? तो सही आंसर आपने लगा लिया होगा, ठीक है। वो आंसर क्या है? चेन्नई, है कि नहीं? चलिए, अगर आपने चेन्नई ही लगाया है तो आप बढ़िया है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। भारत में मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य, यानी वो पहला राज्य कौन सा है जो मानसून से वर्षा सबसे पहले प्राप्त करता है? तो क्या वो गोवा है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है? हम सबको पता होना चाहिए कि भारत में मानसून सबसे पहले जब आता है तो कहाँ से आता है? केरल से। तो केरल में ही सबसे पहले बारिश प्राप्त होगी, है ना। तो अगर आंसर आपका सीधा सीधा ये रहा। 1932 में काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान कौन से? देखो, काका हाथरसी की आपने बहुत सारे कहानी चुटकुले सुने होंगे, ठीक है, कविताएं हैं बढ़िया बढ़िया। तो 1932 में काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? म्यूजिक आर्ट केंद्र, स्वर संगम केंद्र, संगीत कार्यालय, म्यूजिक आर्ट सेंटर, ठीक है। तो आपको पता है कि काका हाथरसी द्वारा संस्थान स्थापित की गई थी संगीत कार्यालय, ठीक है। चलिए, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग हमले का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया भी होगा अभी है, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा के संदर्भ में ध्यान रखना है, फिशिंग
जो हमले होते हैं इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? क्या कंप्यूटर सिस्टम को ये धीमा करता है, या डेटा को इनक्रिप्ट करता है, या संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड के विवरण चोरी करता है, या कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से संक्रमित कर देता है? तो इसका सही जवाब आपको आ गया होगा। ठीक है, कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में जो फिशिंग हमले का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो आपको पता है, ये संवेदनशील जानकारी, पासवर्ड जैसे क्रेडिट कार्ड के विवरण को आदि को चोरी कर लेता है। बहुत खतरनाक चीज है भाई, है कि नहीं? और आपने आंसर सी चुना है तो बिल्कुल सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन पृथक्करण में योगदान नहीं करती है? ये जरूर ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? नहीं करती है भाई। तो क्या वो वनीकरण है, या जीवाश्म ईंधन का दहन है, या महासागरों द्वारा CO2 का अवशोषण है, या मृदा में कार्बनिक पदार्थों का संचयन है? तो एक ऐसा चीज है जो इसमें योगदान नहीं करती है। तो आपको सीधा सीधा पता चल गया है कि कार्बन पृथक्करण में योगदान नहीं करती है। तो कौन? जीवाश्म ईंधन का दहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चिनलोन यानी केन बॉल, चलिए बताएं इसको अच्छी तरह से। चिनलोन या केन बॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ठीक है, क्या चीन का है, भूटान का है, या अफगानिस्तान का है, या म्यांमार का है? तो सीधा सीधा आपको पता है, तो आपने पढ़ा होगा चिनलोन जो है, जिसे हम केन बॉल के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ का है? म्यांमार का। यानी आपने म्यांमार सही आंसर चुना है, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बस समझने की जरूरत है। कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, सबको पता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है कि नहीं? ये भी पता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, पहले 10 थी। अब थोड़ा सा वो पूछना चाहता है कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित थी, इसने संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए अनुशंसा की थी? तो वो कितने शामिल करने के लिए कहा गया था? तो आपने आंसर लगा लिया होगा। ठीक है, इन्होंने जो अनुशंसा की थी, इनका कहना था कि भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाए, लेकिन किए कितने गए थे? 10। हुए हैं कितने? 11। चलिए, बस कोई चीज टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है? सतत विकास 2030 के लिए एजेंडा नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूएन का एजेंडा नहीं है भाई सतत विकास 2030 के लिए। तो वो कौन सा है इनमें से? गरीबी कहीं भी किसी भी रूप में हो उसे समाप्त करना, 2030 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, विश्व की कुल जनसंख्या में कमी करना, कुछ हद तक कमी कर लेना, या राष्ट्र के भीतर और राष्ट्रों के मध्य असमानता को कम करना। यानी जो सतत विकास 2030 के जो एजेंडा है उसमें किस को शामिल नहीं किया गया है? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इस एजेंडा में बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। तो वो किसकी नहीं की गई है? यानी विश्व की कुल जनसंख्या में कमी करना। ठीक है, ये चीज आंसर इसका ये होगा। ठीक, बाकी सबकी बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सचिवालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। जल्दी से आपने आंसर लगा लिया होगा। क्या वो ऑस्ट्रिया में है, या अमेरिका में है, फ्रांस में है, या रूस में है? तो आपका आंसर आ गया होगा, और आंसर सही क्या है? ए। ठीक है, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है भाई? तो वियना। चलिए, किस संस्था ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए ISPOT यानी आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो कौन सी संस्था है भाई? क्या वो नाबार्ड है, सेबी है, खुफिया विभाग है, या RBI है?
तो जल्दी से आप बताएं, आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किसने किया है, वो भी किसके लिए, तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, सेबी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार कर दिया है, यानी उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है आपको जल्दी से बताना है, तो जल्दी सोच लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि किसके लिए जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है। तो आपको देखा होगा, तो वो उसमें क्या वो आर्टिकल 14 है या 21 है या 22 है या ए और बी दोनों हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए और बी, क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में विस्तार किया गया है किसके लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार। चलिए, फरवरी 2025 में टाटा स्टील शतरंज मास्टर का खिताब किसने जीता, ये आपको अच्छी तरह से आता है, क्लास में था, क्वेश्चन बताया भी गया है। तो फरवरी 2025 में टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स का खिताब आर प्रज्ञानंदा ने जीता है, ये आपको पता है। ठीक है, और वो भी किसको हरा के, तो उसमें शायद डी को केस हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से जुड़ी हुई व्यक्त की जाएगी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बस है थोड़ा सा परिभाषा डेफिनाइज थोड़ा सा कर दिया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से व्यक्त की जाएगी, तो वो कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 166(1), यानी 166(1) में ये बात की गई है। चलिए, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो आपको पता होगा गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, क्या वो तुगलकाबाद, किला ए राय पिथौरा या जहांपनाह या सीरी। ठीक है, तो आपने आंसर इसका लगा लिया है, तो सही आंसर क्या है भाई, जल्दी से, दिल्ली के किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, तो आपने आंसर लगा लिया है, चलिए बहुत बढ़िया। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या, तो सीधा तुगलकाबाद ही बसाया था। ठीक है, तो बाकी और चीजों का नहीं ध्यान रखना है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल भाई इनको भी थोड़ा सा फोकस करते रहिए। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कही गई है, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा, पढ़ा है तो आपने आंसर लगा लिया है। चलिए, तो सही आंसर इसका क्या है, चलिए अगर आपने सी लगाया है तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। चलो, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार 2024 तक भारत में कुल कितनी तेल रिफाइनरियां हैं, यानी अभी बताना है कि भारत में कुल कितनी तेल रिफाइनरियां हैं। तो वो अभी बात यानी 24 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, तो क्या वो कितनी है, 21 हैं, 15 हैं, 35 हैं, 23 हैं। ठीक है, तो आपको पता है प्राकृतिक एवं पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के अनुसार जो उसने रिपोर्ट अपनी दी है, उसमें भारत में कुल 23 तेल रिफाइनरियां हैं। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी आप जानते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय प्रक्रिया केवल अवायवीय श्वसन में होती है, वायवीय श्वसन में नहीं। तो आपको बताना है कौन सी प्रक्रिया ऐसी है, क्या वो ग्लाइकोलाइसिस है, या वो क्रेब्स चक्र है, या इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला है, या किण्वन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर आपने लगा दिया होगा, है ना। कौन सी क्रिया अवायवीय श्वसन में होती है, वायवीय में नहीं, तो किण्वन में। ठीक है, सीधा सीधा आप आंसर लगाएंगे। चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झीलें हैं? सांभर, डल, बुलर, चिल्का। तो आप बहुत आसान से सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें गलती मत करना, ठीक है। कौन सी हैं? तो सांभर तो है, और क्या डल नहीं, बुलर झील नहीं, चिल्का झील बिल्कुल सही। यानी हम क्या इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए और डी, किसमें है? ए और डी। चलो ये रहा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन गया? बी, ठीक। चलिए, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कंफ्यूज मत होना। निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की है? पशु बलि यानी पशु बलि की निंदा किस शिलालेख में की गई है? फटाक से बताएं। क्या शिलालेख नंबर 4, 3, 2, 1? जल्दी बताएं। पशु बलि की निंदा अशोक के शिलालेख में की गई है, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? पहले ही शिलालेख में की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? बहुत कई बार एग्जाम में आता है और कई बार आपको भी पता है और बताया भी गया है। तो आर्टिकल वो कौन सा है जिस केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है? तो आर्टिकल 112, ठीक है। चलिए चेक करते रहना, अपने हिसाब से भी लगाना आंसर है, पहले अपने लगा लिया करो, फिर हमारा इंतजार करते रहो। चलिए फिर भी आपके लिए एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जिसका जवाब आप हमें किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट देके, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना, बहुत कायदे से आपको पढ़ा दिए गए हैं सारे। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है भाई? तो महाराष्ट्र का क्या मांडो है, या बाउल है, या लावनी है, या बिहू है? तो फटाक से आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है इनमें से, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कैसे देंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी सीरीज आपको कैसी लग रही है ये भी आप हमें बता सकते हैं। अगर अच्छी लग रही है और आप अपडेट करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए जीनियस क्लासेस के साथ। नमस्कार।